हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ एडुग्रॉन। तो आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी क्लास 11 और चैप्टर इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ से। सबसे पहले वेलकम टू ट्रायो सीरीज। आप सभी जानते हैं ट्रायो सीरीज क्या है। ट्रायो सीरीज में हम आपको 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर और साथ में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर होते हैं उसमें हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं और जो थर्ड लेक्चर आता है उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू ट्रायो सीरीज, वेलकम टू एडुग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, आपको यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कम ही आते हैं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से स्पेशली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एब्सिशन, फिर है एपिकल डोमिनेंस, फिर है डोर्मेंसी, फिर है फोटो पीरियोडिज्म। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अपन को क्लियर करनी है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट। ये बना दिया प्लांट, ग्रोथ हो रही है प्लांट में। ठीक है, एंड डेवलपमेंट, मतलब प्लांट में किस तरह से ग्रोथ हो रही है, प्लांट का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ग्रोथ से डेवलपमेंट से अपना क्या मतलब है। जैसे मान लो लीफ है, कोई नई लीफ है। ठीक है, अब ये ग्रो करी और बड़ी हो गई, ग्रो कर रही है। ठीक, इसके अंदर की सेल्स ग्रो कर रही है। तो प्लांट का हर पार्ट ग्रो कर रहा है, रूट, स्टेम, लीफ। देखा होगा शुरू शुरू में जब प्लांट अपन करते हैं तो इतनी सी रूट, फिर रूट, फिर रूट, ऐसे रूट बढ़ती जाती है, फैलती जाती है, एक पेड़ बन जाता है आने वाले टाइम। ठीक है, तो एक सीड से एक पेड़ बन जाता है। तो वो किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसमें, किस तरह से उसमें ग्रोथ हुई, इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जैसे एब्सिशन। सो व्हाट इज एब्सिशन? शेडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम द मैच्योर प्लांट। देखो, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, अब मान लो इस पे लीफ लगी है, ठीक, या फिर कोई फ्रूट लगा है, ठीक है, या फिर कोई भी फ्लावर है इसका। तो इससे फ्लावर का गिरना, फ्रूट का गिरना, लीव्स का गिरना। ठीक है, शेडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन जैसे लीफ, फ्लावर, फ्रूट फ्रॉम द मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट से फ्लावर का गिरना, फ्रूट का गिरना, पत्ती का गिरना, पत्ती क्या, लीफ का गिरना, इसे हम बोलेंगे एब्सिशन। तो अगर आप कोई पूछे व्हाट इज एब्सिशन, तो आपको ध्यान रखना है मैच्योर प्लांट से फ्लावर का गिरना, लीव्स का गिरना, फ्रूट्स का गिरना, उसे हम कहेंगे एब्सिशन। नाउ नेक्स्ट, एपिकल डोमिनेंस। So what is apical dominance? Separation of the growth of lateral bud in presence of apical bud. यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन होगा। किसका सेपरेशन होगा? ग्रोथ का। किसकी? ग्रोथ का। सेपरेशन ऑफ लेटरल, सेपरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इन प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। देखो ध्यान से सुनो, मान लो ये एपिकल बर्ड है। अगर एपिकल बर्ड वहां पर है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एपिकल बर्ड है और लेटरल बर्ड भी है, दोनों है, अगर एपिकल बर्ड भी है, लेटरल बर्ड भी है, तो लेटरल बर्ड की जो है ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, सप्रेस हो जाती है ग्रोथ किसकी, लेटरल बर्ड की, इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। उसे हम कहेंगे एपिकल डोमिनेंस। क्यों कह रहे हैं एपिकल डोमिनेंस? क्योंकि देखो, ये मान लो लेटरल बर्ड है और ये एपिकल बर्ड है। ये क्या है, लेटरल, ये क्या है, एपिकल। तो लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एपिकल बर्ड है। तो हम क्या बोलेंगे, एपिकल ने अपने आप को डोमिनेंट शो किया क्योंकि लेटरल की ग्रोथ कम करा दी। तो एपिकल डोमिनेंस हम इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये 2 टर्म तो हमें क्लियर हो गई, एब्सिशन, एपिकल डोमिनेंस। नाउ नेक्स्ट इज डोरमेंसी, a period of suspended activity and growth usually associated with metabolic rate. डोरमेंसी क्या होती है? देखा आपने सुना होगा सीड डोरमेंसी, जैसे ये सीड है, ठीक है, सीड डोरमेंसी, ये आपने सुना होगा।
तो बेटा डोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आके सीड ग्रो नहीं करता, एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जहां से वो ग्रो नहीं करता। ठीक है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसकी मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत लो डाउन हो जाती है। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a period of suspended activity and growth usually associated with low metabolic rate। ठीक है, यहाँ पे जो क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट में कमी आ जाती है, यहाँ पे ग्रोथ में कमी आ जाती है, यहाँ पर उसकी एक्टिविटी में कमी आ जाती है, वो एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जहां से वो ग्रो ही नहीं कर पाता। नाउ नेक्स्ट, फोटोपीरियोडिज्म। नाउ व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? देखिए, response of plant to the relative length of day and night period to induce flowering। देखो, जैसे ये प्लांट है, ठीक, अब इसका रेस्पॉन्स या तो सनलाइट में इसका रेस्पॉन्स या चांद में। ठीक है, चांद तो खैर क्या ही बनेगा, ये लो मून यार, ठीक है, मून में इसका रेस्पॉन्स। तो इसका रेस्पॉन्स क्या है, इंड्यूस कैसे कर रहा है फ्लावर, वो सब किसके अंदर आएगा, फोटो पीरियोडिज्म के अंदर। तो अपन ने पढ़ा एब्सिशन, एपिकल डोमिनेंस, डोरमेंसी, फोटो पीरियोडिज्म। क्लियर है आपको? ये चारों टर्म क्लियर होने चाहिए बेटा, चैप्टर में आपको ये दिखेंगे बार बार और आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या क्या पढ़ा अपन ने, एब्सिशन, जिसमें अपन ने पढ़ा एब्सिशन में कि शेडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, जैसे लीफ गिर रही है, फ्लावर गिर रहा है, फ्रूट गिर रहा है मैच्योर प्लांट से। उसके बाद अपन ने पढ़ा एपिकल डोमिनेंस, सपरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इन प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। लेटरल बर्ड की ग्रोथ सप्रेस हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड, तो उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा एपिकल डोमिनेंस। Now next is dormancy, a period of suspended activity and growth usually associated with low metabolic rate. Now what is photoperiodism? Response of plant to the relative length of day and night period to induce flowering. Okay, तो चैप्टर नंबर 15 में अपने को कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्लाइड पे अपन ने क्लियर करी। फर्स्ट इज एब्सिशन, सेकंड इज एपिकल डोमिनेंस, थर्ड इज डोमेंसी एंड फोर्थ इज फोटोपीरियोडिज्म। ओके, क्लियर है आपको ये? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो स्लाइड 2 में आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम दे रखा है, फिगर नंबर 15.12। फोटोपीरियोडिज्म, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल प्लांट। अपन कहते हैं ना दिन बड़े हो गए, दिन छोटे हो गए। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कभी कभी शायद एक बार, मैक्सिमम एक बार कभी क्वेश्चन आया हो इस पे, वरना नहीं आया। सीधा आपको डेफिनेशन से आता है। इस डायग्राम से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, पर अपन छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है और अभी तक जो नहीं पूछा उस पर भी तो नजर जानी चाहिए ना उनकी। तो देखो यहाँ पर नीचे आपको दे रखा है लॉन्ग डे प्लांट में ये जो है नो फ्लावरिंग और ये है फ्लावरिंग। तो एक क्रिटिकल फोटो पीरियड आता है, उसके बाद जो है फ्लावरिंग हो जाती है। ठीक है, अगर उससे कम हुआ तो कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। देखो बिलो हुआ तो कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। एक क्रिटिकल फोटो पीरियड है, अगर उससे अबव हुआ मामला तो फ्लावरिंग हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आप, शॉर्ट डे प्लांट, यहाँ पे फ्लावरिंग है, ठीक है, और क्रिटिकल फोटो पीरियड के बाद ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ से क्या समझने को मिला कि अगर लॉन्ग डे प्लांट हो, लॉन्ग डे वाला, तो बिलो में फ्लावरिंग नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, बिलो में फ्लावरिंग नहीं होगी। वहीं अगर मैं बात करूं शॉर्ट डे प्लांट हो, कौन सा प्लांट हो, शॉर्ट डे, तो बिलो में फ्लावरिंग जो है हो जाएगी। शॉर्ट डे प्लांट में बिलो में ही फ्लावरिंग हो जाएगी और जो अबव पार्ट है उसमें नहीं होगी। बिलो में यहाँ पर शॉर्ट डे वाले में फ्लावरिंग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपको फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर आया है आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी। ठीक, डे न्यूट्रल प्लांट है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, फोटोपीरियोडिज्म में लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल प्लांट, नो फ्लावरिंग, फिर अबव में आ गई फ्लावरिंग, फिर जब डे छोटे हो गए तो बिलो में ही फ्लावरिंग आ गई। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और न्यूट्रल प्लांट में आपको 3 तरह से बता रखा है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एनसीईआरटी ने और भी फिगर दे रखे हैं आपको, जैसे एपिकल डोमिनेंस के बारे में बता रखा है।
और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपको, यूज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द टिप ऑफ द सिलोक्टाइल इज द सोर्स ऑफ एक्सिन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। जो 15.11 आपको फिगर दे रखा है एनसीईआरटी का, यहाँ पर इसमें आपको दिखा रखा है एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट, अ प्लांट विद एपिकल बर्ड इंटैक्ट। यहाँ पे क्या है, ये प्लांट है जिसमें ये क्या है, एपिकल बर्ड। ओके, सेकंड आपको दे रखा है प्लांट विद एपिकल बर्ड रिमूव। यहाँ पे देखो एपिकल बर्ड अपन ने रिमूव कर रखा है, लीव्स जो है ग्रो करना स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे एपिकल बर्ड आ गया, कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, नोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इनटू ब्रांचेस आफ्टर डीकैपेसिटेशन। देखो जो लेटरल बर्ड होती है, ये वैसे तो आपको थ्योरी में भी आएगा कि लेटरल बर्ड जो है ब्रांचेस में बदलती है। ओके, पर किस प्रोसेस की वजह से, यहाँ पे आएगा आंसर डीकैपिटेशन। ओके, डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन। तो ये बात क्लियर हुई कि लेटरल बर्ड जो है ब्रांचेस में बदलेगी डीकैपिटेशन की। और अपन ने देखा कि ए जो है उसमें एपिकल बर्ड आपको दिख रहा है, और बी जो है वहां पे कोई भी एपिकल बर्ड नहीं है। ठीक है, नाउ फिगर 15.10 आप देखिए। चलो फिगर 15.10, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसको हमने क्या करा है कि जो बताया है इसमें कि जो सिलियोक्टाइल होता है, ठीक है, वो ऑक्सिन का सोर्स होता है। अब ये ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन कैसे काम आता है, कितने तरह का होता है, ये सब अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बस आपको भी इतना याद रखना है कि ये ए था अपना, ठीक है, एरो दिखा रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपको बता रखा है। ये देखो, तो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या करा कि एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द टिप ऑफ सिलियोक्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सिन। एरो जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट। टिप ऑफ सिलियोटाइप, सोर्स ऑफ ऑक्सिन, ये क्वेश्चन आएगा आपको, यहाँ पे पूछेंगे आपको, इस तरह से क्वेश्चन देंगे आपको, बोलेंगे सोर्स ऑफ ऑक्सिन बताइए। ठीक है, चार ऑप्शन दे देंगे, और एक ऑप्शन में देगा आपको टिप ऑफ सिलियोटाइप। तो आपको ध्यान रखना है, टिप ऑफ सिलियोटाइप पे आपको क्लिक करना है। ठीक, क्लियर है आपको, ये डायग्राम से भी क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे, और ऐसे भी बन सकता है कि एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन का सिंथेसिस इंडिकेट कर रहे हैं, टिप इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर डायरेक्शन ऑफ लाइट इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखो डायरेक्शन ऑफ लाइट इंडिकेट कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये क्या है, ये है यहाँ पर विथ एपिकल बर्ड, यहाँ पर एपिकल बर्ड है, ये एपिकल बर्ड है, और ये क्या है, यहाँ पर कोई एपिकल बर्ड नहीं। ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, डायग्राम उठा के आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपको एरो का पूछ सकते हैं, टिप ऑफ सिलियोटाइल से क्या मिलता है, ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर होती है, डायग्राम से क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे आपको दे रखे फाइटोक्रोम, फाइटोरोम, सेंसिजेंस, वेनिलाइजेशन और ग्रोथ। ओके, तो देखो व्हाट इज फाइटोक्रोम, a pigment which control the light dependent development process। ओके, तो देखते हैं, मार्कर ऑन करते हैं, फिर बात करते हैं फाइटोक्रोम की। तो बेटा व्हाट इज फाइटोक्रोम, एनीवन, किसी को कोई आइडिया कि फाइटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम एक्चुअली में एक पिगमेंट है। ओके, a pigment which control the light dependent developmental process। जो भी लाइट से डिपेंडेंट प्रोसेस होती है ना, लाइट डिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे सनलाइट की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट, सन से सनलाइट आ रही है, यहाँ पे प्लांट है, और इसको अपना फूड बनाने के लिए, जैसे मान लो इसकी रूट्स है, तो इसको अपना फूड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सनलाइट की जरूरत है। तो ये लाइट डिपेंडेंट है, कैसे है बेटा, लाइट डिपेंडेंट। तो व्हाट इज फाइटोक्रोम, a pigment which control the light dependent developmental process। okay, and what is phytorome, phytohormone क्या होते हैं, chemical secreted by immune in plant, ठीक है, in minutes in which quantities which influence the physiological activity। तो फाइटोक्रोम क्या है, केमिकल्स है जो कि प्लांट से सिक्रेट होते हैं, और बहुत कम मात्रा में, माइन्यूट लिखा हुआ है यहाँ पे, माइन्यूट का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में,
ठीक है, माइन्यूट क्वांटिटी मतलब बहुत कम मात्रा में निकलते हैं और वो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, हमारी मतलब प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ सेंसेस आप सभी जानते हैं, सेंसेस का मतलब क्या होता है, द लास्ट स्टेज या फिर आप बोल लो द लास्ट फेज ऑफ ग्रोथ व्हेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिक्रीज। देखो सेंसेस का अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं तो है बुढ़ापा, ठीक है। और बुढ़ापा कब आएगा, द लास्ट फेज ऑफ ग्रोथ व्हेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज। तो ये लास्ट फेज है ग्रोथ की, क्योंकि बुढ़ापा कब आएगा, जब आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। अभी मैं ग्रो कर रहा हूँ 20-30 साल बाद 50 साल बाद मेरा भी बुढ़ापा आना है। तो सेंसेस क्या हो गया कि द लास्ट फेज ऑफ ग्रोथ व्हेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिक्रीजेस। ये एक ऐसा फेज है, आखिरी फेज है जहां पे आने के बाद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो घटती जाएगी। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है वर्नेलाइजेशन। सो व्हाट इज वर्नेलाइजेशन? अ मेथड ऑफ प्रमोटिंग फ्लावरिंग बाय एक्सपोजिंग द यंग प्लांट टू लोअर टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो यंग पार्ट होता है प्लांट का, जो यंग पार्ट होता है उसको आप लोअर टेम्परेचर की प्रेजेंस में रखोगे। इस प्रेजेंस में लोअर टेम्परेचर की प्रेजेंस में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, a method of promote flowering, मेथड ऑफ प्रमोट फ्लावरिंग। तो यहाँ पे फ्लावरिंग जो है प्रमोट होगी, कब होगी, जब हम यंग प्लांट को टेम्परेचर में रखेंगे। कैसा टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में। तो लो टेम्परेचर में यंग प्लांट को जब हम रखेंगे तो फ्लावरिंग जो है इंड्यूस होगी। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये। Now, what is growth? An irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even an individual. ये एक irreversible change है। ऐसा देखा है आपने कि कोई बड़ा हो गया वापस बच्चा बन जाएगा, irreversible है। एक बार जो हो गया। तो इट इज irreversible। irreversible परमानेंट चेंज है। कैसा चेंज है, परमानेंट। ऐसा नहीं है कि मैं कल छोटा था आज बड़ा हो गया तो वापस कल छोटा हो जाऊंगा। जो चेंज हो गया वो हो गया, ठीक है। आगे तो और अच्छे अच्छे चेंज आते जाएंगे, आप बढ़ते जाओगे, पीछे वापस नहीं जा सकते आप। तो एक ये परमानेंट चेंज, इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। जो भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे ऑर्गन के साइज का हो, नंबर का हो, जो कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा है ये सब बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं आ सकते हम पीछे, कोई समय सुरक्षा चक्र नहीं हो रहा, टाइम मशीन नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ा फाइटोक्रोम, फिर फाइटोहॉर्मोन, फिर सेंसेंस, और या फिर आप बोल लो सेनेसिस, सेंसिंग, वर्नलाइजेशन, ग्रोथ। क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पूछा है, आई मीन टू से बताया गया है फिगर 15.1, जिसमें आपने देखा है जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बी। ओके, तो यहाँ पे जर्मिनेशन के बारे में बता रखा है और सीड डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है। जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बी। ओके, तो ये सोइल है, आप सभी जानते हो सोइल, ठीक है। ये जैसे मैंने बना दी, ये क्या है, सोइल है। ओके, सोइल है और अंदर क्या है, हाइपोकोटाइल। देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है अंदर का पार्ट, ये जो पार्ट है ये अंदर वाला, ये है हाइपोकोटाइल। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ये क्या है बच्चों, ये है हाइपोकोटाइल। तो व्हाट इज हाइपोकोटाइल, आपको दिख गया, ठीक। यहाँ है सीट कोट, बाहर क्या है, सीट कोट, ओके। और ये जो है हुक है, किसका हुक है, एपिकोटाइल हुक। ऐसा लग रहा है ना अलग से ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल हुक, या फिर आप बोल लो एपिकोटाइल हुक। ओके, ये हो गया सीट कोट, ये हो गया सोइल लाइन, ये हो गया हाइपोकोटाइल। ओके, हाइपोकोटाइल। और ये हो गया एपी। एपी मतलब सबसे ऊपर, ये रहा देखो एपी। जो ये ऊपर का आपको दिख रहा है ये एपिकोटाइल हो गया, और ये जो दो एक साथ निकल रहे हैं ये हो गया कोटाइल, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइपोकोटाइल कहाँ पर है, नीचे है, सोइल के नीचे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हमें पता है सोइल कहाँ पर है, हमें पता है कोटाइलिडोन कहाँ पर है, हमें पता है एपिकोटाइल कहाँ पर है, हमें पता है एपिकोटाइल हुक कहाँ पर है, और हमें पता है सीट कोट कहाँ पर है। तो अगर आपको कोई डायग्राम दे दे और यहाँ पर लिख दे A B C D E, और आपसे पूछे बताओ एपिकोटाइल कौन सा, आपसे पूछे बताओ
कोटाइलिडोन्स कौन से आपसे पूछे, एपिकोटाइल, सीड कोट, सॉइल लाइन, कोटाइलिडोन, हाइपोकोटाइल, तो क्या आप कर लेंगे? इस तरह से आएगा क्वेश्चन। देखो मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, वेट अ सेकंड मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये सॉइल की लेयर दे देंगे और उसको बोल देंगे ए, बताओ ये क्या है, तो ए क्या हो गया यहाँ पे, सॉइल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आपको इस तरह से करके अंदर रूट दे देंगे और पूछ लेंगे ये क्या है, तो ये क्या बताया था मैंने, ये बताया मैंने हाइपोकोटाइल, तो ये क्या हो गया, इसको नाम दे दिया जैसे मान लो बी, वेयर इज माय मार्कर, ओके, इसको नाम दे दिया जैसे मान लो बी, तो बी क्या हो गया, हाइपोकोटाइल। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। जैसे मान लो ये ऊपर आई निकली और तो ये आपको पूछ लिया सी क्या है, तो ये है एपिकोटाइल। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम याद रखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एब्रिविएशन देखने हैं और अगर देखा जाए तो यही सब इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे चैप्टर में यही सब आपको बता रखा है, ठीक है। जैसे IAA, NAA, ABA, IBA, 24D, PGR। तो IAA का मतलब क्या होता है यहाँ पर एब्रिविएशन में, इंडोल एसिटिक एसिड, क्या बोलोगे बेटा, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। नाउ व्हाट इज NAA? इट इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड, क्या बोलोगे, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। What is ABA? It is abscisic acid. It is abscisic acid. And what is IBA? It is indole 3-butyric acid. क्या बोलोगे आप, indole 3-butyric acid. ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। IBA हो गया indole 3-butyric acid, ABA हो गया abscisic acid, NAA हो गया naphthalene acetic acid, IAA हो गया indole acetic acid। और अब देखो 2.4D, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 2.4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, तो 2.4D, 2.4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नाउ लास्ट इज PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ओके। And now second is NAA, naphthalene acetic acid. Third is ABA, abscisic acid. And fourth is IBA, indole 3-butyric acid. Now sixth is 2.4D, 2.4 dichlorophenoxy acetic acid. And the last one is PGR, plant growth regulator. Okay. Now next slide, measurement of growth. प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे हम और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन ये सब देखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, लीव्स वगैरह, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा भी, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपन अभी देखेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ और ये डायग्राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। तो देखो आपको यहाँ पे स्लाइड में क्या बता रखा है, आपको बोला है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जो प्लांट में ग्रोथ हो रही है। जैसे मान लो ये प्लांट है, अब इस प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है उसका मेजरमेंट करना, दैट इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। और इस मेजरमेंट को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ पैरामीटर है, जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। या तो फ्रेश वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे हम मेजर कर सकते हैं, या इसका ड्राई वेट बढ़ जाए, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं, या फिर इसकी लेंथ बढ़ जाए सॉरी, या फिर इसकी लेंथ बढ़ जाए, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। और लास्ट में एरिया अगर बढ़ जाए तो भी हम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ने से भी हम मेजर कर सकते हैं, और अगर सेल के नंबर ये नॉर्मल है और अगर सेल के नंबर बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट्स के कुछ तरीके हैं। ओके, क्लियर है आपको? तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में हम देखेंगे कुछ पैरामीटर, जैसे फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, और इनके बिहाफ पे हम डिटरमाइन करेंगे कि हाँ किसमें ग्रोथ हो रही है, किसमें ग्रोथ नहीं हो रही।
ठीक है, या फिर किस में कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ये सब हम इसी बिहाफ से पता लगाते हैं। जरा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे देखो फेजेस ऑफ ग्रोथ। अगर इस चैप्टर में सेकंड इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो यही है, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो है हार्मोन्स के बारे में। ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ऐसा करके 5 हार्मोन है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 10 स्टार पॉइंट है इस चैप्टर के। इसके अलावा बाकी सब तो ऐसा ही है, मतलब बस थ्योरी पढ़ लो और दिमाग में सेट कर लो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। जैसे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो कैसे कैसे मेजर होगी, ड्राई वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, सेल नंबर हो गया, ठीक है, और फ्रेश वेट हो गया, इन सब से हम मेजर कर सकते हैं। अब नाउ बात करें फेजेस ऑफ ग्रोथ, तो द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो ग्रोथ का पीरियड होता है उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है मेरिस्मेटिक, दूसरा है इलोंगेशन, तीसरा है मैचुरेशन। कौन कौन से हैं? मेरिस्मेटिक जोन, ओके, इलोंगेशन जोन, एंड थर्ड वन इज मैचुरेशन जोन। तो देखो जो मेरिस्मेटिक जोन होता है ना, ये जोन ऑफ सेल डिवीजन होता है, ठीक है। जहां भी आपको वर्ड दिख जाए मेरिस्टेमेटिक या फिर मेरिस्टेम, ठीक है, तो उसका मतलब है डिवीजन। क्या मतलब है बेटा? उसका मतलब है डिवीजन होना। तो देखो फर्स्ट में दे रखा है मेरिस्मेटिक जोन, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मियोटिक डिवीजन एट रूट टिप एंड शूट टिप। तो मैंने आपको बोला था मेरिस्टेम का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड करना। डिवाइड को इसी सिंबल से लिख दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू सेल प्रोड्यूस होगी, अगर डिवाइड होगा तो नई सेल बनेगी भी सही। कौन सा डिवीजन होगा? मेयोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा बेटा? मेयोटिक डिवीजन होगा। एट रूट टिप, एट शूट टिप, thereby show increase in size. Cells are rich in protoplasm and nuclei. जो ये सेल्स होती है इनके पास प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई होता है, अच्छा खासा होता है। जैसे ये सेल्स है तो इसके बीच में जो है प्रोटोप्लाज्म है वो भी अच्छा खासा होगा, न्यूक्लियाई भी अच्छे खासे होंगे। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होंगे, अच्छे होंगे। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमने देखा सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब होता है जोन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब ऐसा जोन जहां पे डिवीजन होगा, नई सेल बनेगी और डिवीजन जो है मेयोटिक डिवीजन होगा। देखो न्यू सेल प्रोड्यूस हो रही है, डिवीजन जो है मेयोटिक डिवीजन है, और कहां कहां पर होगा? एक रूट टिप पे, एक शूट टिप पे, देयर बाय शो इंक्रीज इन साइज, जिसकी वजह से इनकी साइज बढ़ेगी और इन सेल में प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन, इसके बारे में आपको इतना लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज फेज ऑफ ग्रोथ में हम सेकंड पढ़ने वाले हैं elongation। ओके, so what is elongation? Zone of elongation lies just behind the meristematic zone and concerned with enlargement of cell. जो elongation zone है, okay, zone of elongation lies just behind the meristematic zone. meristematic zone के just behind आपको मिलेगा elongation zone, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट बिहाइंड आपको मिलेगा elongation जोन एंड कंसर्न्ड विद एनलार्जमेंट ऑफ सेल। और हम इसमें क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है, ओके। जैसे नॉर्मल सेल थी तो यहाँ से एनलार्जमेंट हो गया, ये नॉर्मल सेल एनलार्जमेंट हो गया। तो elongation नाम से पता लग रहा है elongate होना, elongation होना, ओके। तो व्हाट इज elongation? जोन ऑफ elongation लाइज जस्ट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन, बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन। ये मेरिस्टेमेटिक जोन है तो इसके जस्ट बिहाइंड में क्या है? elongation जोन। और इसका मतलब क्या हो गया? एनलार्जमेंट ऑफ सेल, ओके। तो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक जोन, हमने देखा elongation जोन। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मैचुरेशन जोन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको साफ कर देता हूँ, ओके। तो मैचुरेशन जोन में हम क्या देखने वाले हैं? द पोर्शन लाइज टू प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ elongation, ठीक है। elongation फेज के जो प्रॉक्सिमली सिचुएटेड है वो है मैचुरेशन जोन। elongation फेज के प्रॉक्सिमल में, प्रॉक्सिमल और डिस्टल आपको पता होगा, तो ये प्रॉक्सिमली elongation जोन के सिचुएटेड है। कौन? मैचुरेशन जोन। The cell of this zone attain their maximum size in term of wall thickening and protoplasmic modification. यहाँ की जो सेल्स है इस जोन की,
वो मैक्सिमम साइज में है इन टर्म्स ऑफ थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। इसके कंपेयर में बोल रहा हूं मैं, एक तो थिकनिंग की, ठीक है, और एक ये प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। तो मैचुरेशन जोन कब आता है? एलोंगेशन जोन के जस्ट प्रॉक्सिमल एंड पे आपको मिलेगा मैचुरेशन जोन, और इस मैचुरेशन जोन में द सेल ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज। किस साइज में आ जाएगी? मैक्सिमम साइज अटेन कर लेगी। किस टर्म में मैं बात कर रहा हूं? इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। तो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक जोन? स्टार्टिंग से चलते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ से हमने देखा 3 फेज है, मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन एंड मैचुरेशन जोन। इन मेरिस्टेमेटिक जोन न्यू सेल आर प्रोड्यूस, ठीक है, चाहे वो रूट टिप पे हो चाहे वो शूट टिप पे हो, एक नई सेल प्रोड्यूस होगी, उसे हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। तो in meristematic zone, new cell are produced by meiotic division at root tip at shoot tip by thereby show increase in size। देखो, अगर सेल डिवाइड होगी तो साइज बढ़ेगा, ठीक है, और सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल के अंदर न्यूक्लियाई बढ़ेंगे, तो सेल आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई। नाउ सेकंड वन इज elongation. So what is elongation zone? Zone of elongation lies just behind the meristematic zone. Okay, meristematic zone के just behind कौन सा zone है? Zone of elongation and concerned with enlargement of cell. इसके बारे में बात कर रहा है वो, enlargement of cell. Now third one is maturation zone. The portion lie proximal to the phase of maturation. The cell of this zone attain their maximum size in term of wall thickening and protoplasmic modification. क्लियर है सब आपको? तो ये मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ थी, ठीक। इससे पहले एब्रिविएशन देखे थे, और ये सारे बात मानिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन। देन आपका इंपॉर्टेंट है ये एब्सिसिक एसिड। ये जो एब्रिविएशन अभी मैंने आपको सिर्फ नाम नाम से बताए हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनना समझना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी बताने वाला हूँ इनको। और ये डायग्राम अपन ने देखा, जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन। तो ध्यान रखना, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दे देंगे क्वेश्चन का, ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम बना के दे देंगे, इस तरह से पूरा क्वेश्चन में, ओके, इस तरह से आपको बना के दे देंगे। फिर आपसे पूछेंगे वो कि ये किस में है, ये किसकी जर्मिनेशन और सीडलिंग हमने बता रखी, आपको देंगे ऑप्शन कैस्टर, मेज, ओके, वीट, और फोर्थ ऑप्शन देंगे आपको बीन। तो किस में बता रखी है? ये बीन में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। वेलकम टू एनसीईआरटी डायग्राम सेक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, या तो आपसे नेमिंग करा लेंगे, ठीक है, या फिर आपसे क्या बोलेंगे, बीन मतलब किसका था ये, तो ये फिगर के नीचे जो लाइनें लिखी रहती है ना, ये भी नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी का तो मैं बोलता हूँ पेज नंबर भी मत छोड़ो, क्योंकि हर पेज से, हर लाइन से, हर डायग्राम से, हर फिगर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हर जगह से क्वेश्चन बनने लग गया आजकल। अब ये पूछ लेंगे आपको कि यार जर्मिनेशन और सीडलिंग, ये डेवलपमेंट जो है, ये डायग्राम जो दे रखा है, ये किस में हो रहा है, क्या ये वीट, मेज, केस्टर या बीन? तो देखो बीन तो है ना 0.1%, दो 10-12 बच्चे होते हैं वो टिक करेंगे, बाकी सब मेज वीट करते रहेंगे, क्योंकि एनाटॉमी में हम कैस्टर, मेज वीट यही सब पढ़ेंगे। और आपने इतना ज्यादा मेज वीट पढ़ लिया होगा, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी आप अगर पढ़ के आए हो, एनाटॉमी आप पढ़ के आए हो, मॉर्फोलॉजी, तो बीन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो सबसे पहला बच्चा बीन काटेगा कि नहीं यार, ये तो हो नहीं सकता। तो हमें फिगर की लाइनें पढ़नी है, हमें डायग्राम के नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि आपको पूछ ले कि ये जो है, मान लो ये नाम ना देते हुए आपको दे दे बी, और ऐसे करके सबके नाम दे दे ए सी डी। अब आपको यहाँ पे इस तरह से पूछेगा कि प्रोटेक्शन के काम कौन आता है, ठीक है, जैसे मान लो वो बोल देगा कि ये बीन का स्ट्रक्चर है, अब इसमें ए बी सी डी में प्रोटेक्शन का काम कौन आता है। तो डी तो हाइपोकोटाइल है, सी क्या है, कोटाइलिडोन, बी क्या है, सीट कोट, और ए क्या है, एपिकोटाइल रोग। तो ध्यान रखना, सीट कोट जो है प्रोटेक्शन के काम आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना लेगा। क्वेश्चन बनाने वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना लेंगे, आप उनसे ज्यादा स्मार्ट बनिए, ठीक है। मैं ओवर स्मार्ट की नहीं कह रहा, पर उनसे ज्यादा स्मार्ट, कि हाँ वो किस तरह से दिमाग लगा सकते हैं, आपको सारा पता होना चाहिए।
जैसे हमें पता लग गया कि यहाँ सीट कोट, एपिकोटाइल, कोटाइलिडोना, एपोकोटाइल, हमें नाम तो पता हो तभी तो हम सोचेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। हमें नाम ही नहीं पता होंगे यार ये ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था, तो डायग्राम देखना जरूरी है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, डायग्राम जरूरी है, फिगर भी जरूरी है। फिगर में जो ये लिखा है ना आपको, जर्मिनेशन इन सीडलिंग, डेवलपमेंट इन बी, तो ये भी जरूरी है। चलो तो यहाँ पे हमने फाइटोक्रोम, ठीक है, और फाइटो हार्मोन, सेंसेंस, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ देखा। उससे पहले हमने ये देखा, अब देखो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, जैसे एपिकल डोमिनेंस के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये क्या है, एपिकल बर्ड। अब एपिकल बर्ड होगा तो इसकी आगे ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये आगे स्टॉपेज लग गया, ये एपिकल बर्ड हो गई, इधर इधर ग्रोथ होती रहेगी, पर यहाँ से ऊपर की साइड ग्रोथ नहीं होगी। पर इस प्लांट पे अगर एपिकल बर्ड नहीं है तो ये यहाँ से चलता जाएगा, इसको क्या करना है, ठीक है, इधर से चलता जाएगा। तो एपिकल बर्ड जहां आ गया वहां ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको पूछ सकता है कि इस प्लांट में या इस प्लांट में किसमें ग्रोथ नहीं होगी, तो इसमें आपको जवाब देना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है कि एपिकल बर्ड किसमें प्रेजेंट है, तो हमें पता तो हो कि एपिकल बर्ड क्या है, कैसे दिखती है, कहां पर होती है, तभी तो हम जवाब दे पाएंगे। ठीक, मैंने इधर भी बताया आपको कि एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट द टिप ऑफ सिलियोप्टाइल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, व्हाट इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सिलियोप्टाइल। ऑक्सीजन फंक्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ऑक्सीजन क्या होता है, डेवलपर होता है, प्रमोटर होता है या इंड्यूसर होता है। ठीक है, किस तरह से काम करता है, ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया, ऑक्सीजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट में ऑक्सीजन का क्या रोल है, क्या यूजेज है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, सब कुछ अपन देखने वाले हैं। पर अभी इतना तो पता लगेगा ऑक्सीजन आइसोलेट किससे होता है, ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है सिलियोप्टाइल। ठीक है, तो फिगर में भी इंपॉर्टेंट लाइन होती है और इससे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और होता क्या है, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं फिगर को, फिगर के नीचे क्या लिखा हुआ है, और फिर जब पेपर देके आते हैं तो बोलते हैं सर एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो लास्ट पेज से आए चाहे वो फ्रंट पेज से आए। ठीक है, क्वेश्चन आता है। चलो ये आपको समझाई दिया था मैंने कि लॉन्ग डे होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी और शॉर्ट डे होगा तो फ्लावरिंग पहले हो जाएगी। ठीक है, चलो, और इससे पहले अपन ने ये देखा, अब अपन एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम और डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, किसका दे रखा है, लोकेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम मॉर्फोलॉजी में कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन। तो बेटा जिसने नहीं पढ़ा ये, आप अभी अभी बैक चाहिए, मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए बायोलॉजी क्लास 11 की, वहां पर आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी। ठीक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, तो आपको वहीं से ये पढ़ना है, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन, वैस्कुलर कैम्बियम वगैरह। और भी कोई लेक्चर आपके मिस है तो आप जरूर देखिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम विजिट कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए। ठीक है, तो देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। और यहाँ पे जो एरो है वो एग्जिबिट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल एंड ऑर्गन। ओके, देखिए ये है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम, नाम से पता लग रहा है रूट। ठीक है, नीचे वाला शूट, ऊपर वाला, तो ये हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब यहाँ पे देखो ये रूट बता रखी है और ये बता रखा है वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, एंड दिस इज आल्सो वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, और ये शूट बता रखी है, तो कुछ भी नहीं है, शूट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, और दोनों में वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे आपको बता रखे। ठीक है, तो इसी तरह से बताएंगे, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। पर अब अगर कोई पूछे आपको कि डाइकोट में वैस्कुलर कैम्बियम कैसे होते हैं, डाइकोट मतलब जिसमें दो कोट हो। ओके, तो डाइकोट में वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं, किस तरह के होते हैं बेटा, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन। क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको पूछे कोई कि मोनोकोट में
जो वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड। मोनोकोट में होंगे CCC, ठीक है, C से वही कॉन्जॉइंट, C से वही कोलेटरल और C से क्लोज्ड। तो डाइकोट में आपको मिलेंगे कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन और मोनोकोट में आपको मिलेंगे कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शूट अपिकल मेरिस्टेम, रूट अपिकल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम, शूट एंड रूट, ओके। नाउ फिगर 15.3 देखते हैं। फिगर 15.3 में आपको दे रखा है डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। जोन A, B, C, D immediately behind the apex have elongated the most। देखो यहाँ पे आपको क्या रखा है, डिटेक्शन करना है जोन ऑफ इलोंगेशन का। तो मैंने आपको बोला था जो जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन लाइज जस्ट बिहाइंड द मेरिस्मेटिक जोन। जैसे ये मेरिस्मेटिक है तो जस्ट बिहाइंड द मेरिस्मेटिक जोन कौन है, जोन ऑफ इलोंगेशन, या फिर आप बोल लो इलोंगेशन जोन। जो किसमें कंसर्न करता है, वो कंसर्न करता है एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स में, ओके। तो यहाँ पे वही सब बता रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर देखो A, B, C से एनलार्जमेंट वगैरह बता रखी सेल की, ठीक है। कर लोगे, ये ध्यान रख लो आप। और इम्पोर्टेंट है ये दो बातें कई बार पूछी भी गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मोनोकोट का वैस्कुलर कैम्बियम, डाइकोट का वैस्कुलर कैम्बियम। और ये स्ट्रक्चर हालांकि नीट में तक पूछा नहीं गया पर पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक ये सब डिवीजन देखने वाले हैं। हालांकि ये किसी भी मतलब के नहीं, कभी नहीं पूछे गए, बहुत रेयर चांस में कभी कोई क्वेश्चन आता है इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट इज अपन ये देखने वाले हैं, और ये ग्राफ इंपोर्टेंट भी है, ठीक है, ये तो पूछते हैं, ये ग्राफ इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर अपन देखेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे लीफ का डायमीटर, इससे एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और एक्सटेंड करके पूछते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज यही सब कि मेरिस्मेटिक जोन है, और फिर लास्ट में बुढ़ापा आ जाता है। देखो सेंसेंस यहाँ पे देखिए आप, एक सेकेंड में बताता हूँ आपको। ये देखिए ये मेरिस्मेटिक सेल है और एंड में क्या आ रहा है, सेंसेंस आ रहा है, बुढ़ापा, और लास्ट में डेथ। तो एक दिन तो सबको मरना ही है, एक तो हर चीज का है भैया, जो लिविंग है वो डेड होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं हूँ, आप हो, जो लिविंग है वो डेड होगी, ठीक। आज नहीं तो कल स्किन डैमेज होगी, सेल डैमेज होगी, बुढ़ापा आना है, सेल डिवीजन रुकना है एक टाइम। चलो नाउ नेक्स्ट इज, फिर अपन देखेंगे हेट्रोफिली और ये बटर कप वगैरह। और ये क्वेश्चन पूछा है, देखो मैंने आपको बोला था ना फिगर से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा था कि हेट्रोफिली किस में दिखती है, ये ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में था, तो ये आंसर गया था। अगर ये होता तो दोनों जाते, बोथ ए एंड बी, पर ये बटर कप आपको दे रखा था, आंसर गया था बटर कप, इसीलिए क्वेश्चन कहीं से भी आता है। फिर ये जो है 10 स्टार पॉइंट है, पूरे चैप्टर का अकेला वेटेज यही उठा लेगा, 10 स्टार पॉइंट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, इथाइलिन, अगर पूरा चैप्टर जाने तो यही है, ठीक है, यही है जो है, यही है, इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी स्लाइड से। नेक्स्ट इज एथाइलिन एंड एब्सिसिक। तो इस तरह से आपको हार्मोन पढ़ने हैं। हार्मोन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से याद करूंगा, ये डायग्राम बताऊंगा, ये साइकिल बताऊंगा, ये लीफ बताऊंगा, डिफरेंशिएशन बताऊंगा, ये दो ग्राफ समझाऊंगा, और ये बताऊंगा। ये हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ बताऊंगा। तो ये सब आपने देखा आज पहले लेक्चर में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। ये बेसिक चीजें हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पे आराम से, जिससे आप एनसीईआरटी जब आपको पढ़ोगे तो हालांकि 3-4 वर्ड नए मिल सकते हैं, बाकी मैक्सिमम मैंने कवर कर दिया है, कवर हो जाता है, ठीक है, कवर करना आना चाहिए, कवर हो जाता है, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है, जो समझ में नहीं आता वो लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में डाल देनी है, मैं उसके लिए आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डालो, क्वेश्चन नहीं आ रहा, थ्योरी बनाना नहीं आ रही, क्वेश्चन में डाउट आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एमसीक्यू में प्रॉब्लम है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, जो भी आपको है आप आराम से डाल सकते हैं, मैं आपका एक एक का सॉल्यूशन दूंगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 15 के, क्योंकि ये है ट्रायो सीरीज, जहां एक वीडियो तो हो गई और दूसरी वीडियो में अब चैप्टर का एंड करेंगे, एंड थर्ड वीडियो में क्वेश्चंस इक्वेशंस करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए एसजी सर के साथ, एजुग्रोन के साथ। हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू।